और वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी। इस पे बात करेंगे हम इफ्तिखार फिरदौस साहब से जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और उनसे बात करें। दो बहुत अहम वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी तो जारी है, लेकिन इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला हुआ, और उसके अलावा इमाम बारगाह पे, और उसके अलावा जो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें एक जंग हुई, 3 दिन तक होती रही, जिसमें बहुत सारे दहशतगर्द, 200 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार दिया गया। और लेकिन इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ उसके बारे में ख़बर आई कि जो दहशतगर्द है उसका ताल्लुक़ दाइश से है, और दाइश के उसका जो मास्टरमाइंड था, जो दाइश का एक कमांडर है और जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, वो पाकिस्तान से नहीं है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आज इन इश्यूज़ पे बात करेंगे और इफ्तिखार फिरदौस साहब से पूछेंगे, उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो तमाम पाकिस्तानियों के ज़हन पे है कि कैसे ये दहशत गर्दी का जिन, इसको कैसे काबू किया जा सकता है। इफ्तिखार फिरदौस साहब। अफसार साहब, सवाल तो आपने काफी सादा सा पूछा है, लेकिन इसका जवाब इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, वो जब एक नहज तक पहुंची और सिचुएशन जो है वो कदरे नॉर्मलाइज होना शुरू हुई 2015 के बाद, तो 2020 तक एक अहम जो है वो मौका था और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जिसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काम थे, यानी कानूनी पेचीदगियां थी, उसके मुताबिक तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमने बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन उसके ज़मीन पर जो असरात होने थे, जो उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था, वो उस कदर आगे नहीं जा सका। अब इस टाइम पर जब तक आप दहशतगर्दी को काइनेटिकली जो है, यानी ऑपरेशंस के जरिए कंट्रोल नहीं करेंगे ताकि उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट की सॉरी जाए, टू तो बना। इंटरप्ट, ये आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं या बलूचिस्तान की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की हिस्ट्रीज और दोनों का जो मेयार है जजमेंट का, कि इन टर्म्स के यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, वो ऑलमोस्ट ओवरलैप है। और दोनों के अंदर जो है एक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है जो इस टाइम पर ट्रिगर्ड है। बलूचिस्तान के अंदर जो है, जो पॉलिटिकल नुमाइंदगी है, वो ऑलमोस्ट जो लोग हैं वहाँ के, वो ये समझते हैं कि यहाँ के जो कॉन्फ्लिक्टेड रिडन एरियाज हैं, वहाँ की एक लीडरशिप जो है वो आगे आनी चाहिए, जो ऑर्गेनिक हो। और जो केपी की लीडरशिप है, वहां पर भी सिमिलर जो है वो इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। तो ये दोनों सूबों में ये क्यों ऐसी एक ही जैसी पॉलिसी क्यों है जो कामयाब भी नहीं है? और जी ये जो बिल्कुल, आपने कहा मैं कि उसके आपके बाद साथ जो अग्री काम होना करता था वो हूँ। नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका? जी जी, मैं आपके साथ अग्री करता हूं, लेकिन उसमें डिफिकल्ट चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिस टाइम पे सॉल्व होने चाहिए थे उस टाइम पे हुए नहीं। अब उस पे एक्सटर्नल असरात जो है बहुत ज्यादा आ गए हैं। और ये तो अगर आप अबसार साहब 1800, लाइक तीरा का मसला फॉर एग्जांपल ले लें, या बलूचिस्तान का इशू ले लें, अगर आप अंग्रेजों की जो हिस्ट्री है वो पढ़ लें यहाँ पर, तो सन 1849 से लेकर 1947 तक जो उनको प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर आप वो हिस्ट्री निकाल के देख लें जो उन्होंने ऑपरेशन इस एरिया के अंदर किए, एग्जैक्टली उनको भी यही इशू था जो वो कर रहे हैं। सिर्फ ये एक उसमें एक अहम इशू था कि वो डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक्सपेंशन के लिए कर रहे थे। हमने अगर बस हैसियत कौम जो है यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो करनी है और स्टेट ऑफ रिड बहाल जो है वो करनी है, उसमें डेवलपमेंट और लोगों के स्टेक्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मुश्किल फैसले हैं। ईरान का मसला, अफगानिस्तान के साथ मसला, सेंट्रल एशिया के अंदर बदलती हुई सूरत हाल, और पाकिस्तान का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना जो एक पावर हब अब बनते हुए जा रहा है, तो जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, वो तो मजीद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में कि जो 2026 के बारे में एक असेसमेंट थी, और आपके साथ भी पिछले साल एंड में जो है वो बात हुई थी, उसमें यही था कि अब ये दहशतगर्दी के अनासर जो हैं ये अर्बनाइज्ड एरियाज की तरफ जो है वो आएंगे, और उसके आसार जो है वो 2026 के पहले 3 माह के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर जो है वो आना शुरू हो गए। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि जो गोरा था उसको अपनी हैसियत बेहतर करनी थी और हमें डेवलपमेंट करनी है, तो क्या हम ये नैरेटिव, ये हकीकत, जो हकीकत भी है, तो हम वहाँ के लोगों को ये बता नहीं सके, उन्हें समझा नहीं सके कि ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, कोई कब्जा नहीं है, कोई हैसियत नहीं है? देखिए, मैंने तो यही कहा कि 2017-18 के दरमियान में
जब हम लेजिस्लेटिवली करते हुए जा रहे थे और आपने फाटा को जो है वो केपी में मर्ज कर दिया और कबाइलियों ने वेलकम किया हम्म। उसको हद दर्जे तक, तो वहां पर जो उनके साथ प्रोमिस थी हम्म। वो पूरे जो है वो नहीं हुए। इसी तरह सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर जब आप कैटेगरी ए बी और सी जो है खत्म करने के लिए जा रहे हैं, पुराने कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो है वो खत्म करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट भी जो है वो उतनी जल्दी जो है वो होना चाहिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो नजर भी आने चाहिए, वो सिर्फ जो है वो किताबों में नहीं होना चाहिए। आई नो कि ये डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जिस तरह गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, जिस तरह गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप है, और उसमें फिर मजबूरियां हैं स्टेट की अपनी, ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन कभी तो इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन आपने अभी जो कहा कि 2018 के बाद फिर ये मामला जो हैं वो ठीक नहीं हुए, जो वादे किए थे एबीसी ख़त्म करना था बलूचिस्तान का, केपी में मर्जर हुआ था तो उसकी डेवलपमेंट थी, तो उस वक्त तो हम देखते हैं कि वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पीटीआई या उसकी पसंदीदा हुकूमत जमातों की हुकूमत थी। फिर ये क्यों नहीं काम हो सका, जबकि वो आगाज़ था मर्जर के फ़ौरन बाद, बड़ा अहम और क्रूशल पीरियड था, वो क्यों नहीं हुआ? आई आई थिंक कि उसके ऑप्टिक्स जो है वो अलहदा थे, उसमें शोशा की बात जो है वो ज्यादा थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसमें बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, लेकिन असल में कोई काम उसके अंदर नहीं, हुआ लेकिन नहीं। अभी तो मुखालफत है ना वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस वक्त तो नहीं था, फिर क्यों नहीं कर जी सके? बिल्कुल, आई एग्री, उस टाइम पर भी नहीं हुआ। बल्कि अगर आप उसको मजीद जो है वो कुरेदेंगे क्यों नहीं हुआ, तो जो पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने केपी को अपना शेयर देने से जो है वो नहीं दिया था उनको, वो बल्कि एनएफसी नहीं करा सके थे। और उसमें जो सिर्फ केपी का तो और ने तो अपना हिस्सा जो है वो दे दिया था, विफाक ने जो है वो अपना हिस्सा नहीं दिया, और सबसे बढ़ चढ़ कर सिंध ने कहा था कि हम क्यों अपना जो है वो हिस्सा ना दें। पंजाब की बात अक्सर होती रहती है, लेकिन सिंध ने अभी तक जो है उस पर रेजिस्टेंस जो है वो शो की थी। सो दीज आर नॉट इजी डिस्कशंस, और मेरे ख्याल में अगर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 80%, क्योंकि 20% तो सिर्फ वो है जो आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा और यहाँ पर आईबीओ हुआ, वो सिर्फ 20% है। हमारा सारा फोकस इसी पर होता है। जो बाकी का 80% है, जिसके अंदर आपने लोगों को वो चीज देनी है जो मुतबादिल हो, कि ये ना करो तो फिर ये करो तो उसका मुतबादिल, वो तो कहीं पे डिस्कशंस में है ही नहीं। आप जुडिशल निजाम देखें, पुलिस का निजाम देखें, वहां पर ब्यूरोक्रेसी का निजाम देखें, और ये मैं सिर्फ केपी की बात नहीं कर रहा, बलूचिस्तान में भी जो है वो जाके देख लें, 60 किलोमीटर तक तो कोई इंसान और बंदा और जमीन ही नजर सिर्फ नजर आती है, उसमें तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। 60 कुछ लाख हाईवे से आप जाएं चमन की तरफ तो आपको अंदाजा जो है वो हो जाएगा। तो ये एक हकीकत है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दस, कि जो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं वो ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन है। बांग्लादेश चलेंगे, वहाँ भी एक बसंत आने वाली है, लेकिन उस बसंत से पहले वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं 12 फरवरी को। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है सूरत-ए-हाल, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सुमेरा, लाहौर की बसंत मिस कर रही हैं या ढाका एंजॉय कर रही हैं? बहुत शुक्रिया अवतार साहब, यकीनन दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं, दिल के करीब हैं हमेशा की तरह। और लाहौर की बसंत जो इस वक्त वहाँ जमे गफीर है, ऑब्वियसली हम उसे महरूम रहे हैं, मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि ढाका में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, वहां पर एक अलग ही माहौल है। यहाँ पर हर बंदा इस वक्त एक इंतहाई खुशी के साथ अपने आने वाले इलेक्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 17 साल के बाद गालिबन सुबह ही मुझसे किसी ने बात की यहाँ पर, और वो थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे, जिन्होंने ऑन एयर ये बात की हमसे बात करते हुए कि 17 साल के बाद इतना जोशो खरोश हमने लोगों में देखा है। खास तौर पर जब अभी जो इनकी गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद हसीना वाजिद जब से यहाँ से गई हैं और वो इस भारत में मौजूद हैं, लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूथ का खास तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। में डेमोक्रेसी के हवाले से वो बात करते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी वापस लाने में उनका हाथ है, तो हम उसको अच्छा, ये बताएं सुमेरा कि आज बांग्लादेश से एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन लाहौर पहुंचा है और बातचीत हो रही है आईसीसी के साथ कि क्या होगा। और दूसरा ये कि आपने बड़ी यहाँ पे लंबी एक ख़ज़ां थी, सर्दियाँ थी पाकिस्तान में, और एक खुशी का मौका आया है 20-25 साल बाद। वैसे ही ढाका में आप, मेरा ख्याल है कि आपका पहला विजिट है, या नहीं भी पहला तब भी, पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के बहुत दहाइयों बाद हुए हैं। आपको वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की तरफ से? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन अफतार साहब, क्योंकि ये भी तो किसी ने बातों में नहीं पूछा।
मैं आपको बता दूं कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है मेरे लिए। और इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स में मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पर खवातीन की जानिब से मैंने देखा कि बहुत उन्होंने खुशी से हमें यहाँ पर कबूल भी किया। हमें बहुत सारे लोगों ने घरों में आने की दावत दी। एक खातून ने मुझे दिन के कहा अच्छा। स्ट्रीट फूड खाते देख के कि मेरे साथ आप घर चलें, आप पाकिस्तान से हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तानी ड्रामों का कि हमने इंडियन ड्रामास देखने छोड़ दिए हैं, हमें पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं। और उन्होंने कुछ नाम भी लिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर आपको बताऊंगी कि बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि लोगों का जैसे खरोश फेक नहीं है, वो दिल से बात कर रहे हैं जो उनमें बात करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान हमसे बात करने का।